हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज जो सुबह में चलता है वह टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का आपके सामने डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके इस डिस्कशन से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जो भी एग्ज़ाम आपका आगामी होने वाला है, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, 68वीं बीपीएससी पीटी, एसएससी जीडी, एमटीएस और एसएससी सेंट्रल लेवल का जो भी वनडे एग्जाम होगा उसमें आपको इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और कल बिहार एसएससी के तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और बिहार एसएससी के एग्ज़ाम का डेट संभावित जो रखा गया है 23 और 24 दिसंबर को रखा गया है। तो आपको 40 दिन और समय मिला है, आप अच्छे से तैयारी करें। आप इस समय में आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा जो भी इस समय को अच्छे से एनालिसिस करेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को पता हो चुका होगा कि क्योंकि एग्ज़ाम का डेट बढ़ चुका है। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोशिश रहेगा कि बिहार एसएससी तक इसमें कम से कम आपको 70 से 80 सेट करा दिया जाएगा। और ग्रुप डिस्कशन जो लाइव चलता है उसमें घटना चक्र बुक खत्म हो जाएगा अब आसानी से। और आपको बिहार एसएससी की सेट प्रैक्टिस 11 बजे चलता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट होंगे, क्योंकि उसमें अभी तक मैंने 61-62 सेट डाल चुका हूँ। उसका डिस्कशन भी यूट्यूब पर उपलब्ध है और उसका पीडीएफ टेलीग्राम में है। तो ये सारे चीज़ को अगर अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपका जीके जीएस पर्सन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस सीरीज में आप पार्टिसिपेट होते होंगे और जो भी स्टूडेंट इस सीरीज में पार्टिसिपेट हुआ है उनका तैयारी जीके जीएस के काफ़ी अच्छा हो गया होगा। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार होता है? जो सार्वजनिक पद होता है वो शैक्षणिक अधिकार होता है, नागरिक का अधिकार होता है, राजनीतिक अधिकार होता है और आर्थिक अधिकार होता है। तो सार्वजनिक जो पद होता है वो नागरिक का अधिकार होता है। नागरिक कोई भी शैक्षणिक अधिकार कर सकता है, राजनीतिक अधिकार कर सकता है और आर्थिक अधिकार भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विदेश भेजने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? विदेश भेजने के लिए राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसको करता है आपको लोकसभा के अध्यक्ष। राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको पता है कि प्रतिभा पाटिल बनी थी और दूसरी जो महिला राष्ट्रपति बनी है और सबसे युवा द्रौपदी मुर्मू है। और राष्ट्रपति का बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है। विदेश मंत्री वर्तमान में आपको एस जयशंकर है और प्रधानमंत्री आपको नरेंद्र मोदी हैं और प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में कहा गया है। और लोकसभा के अध्यक्ष अभी ओम बिरला है और लोकसभा के बाद अध्यक्ष का अनुच्छेद 93 में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे संसद या ना होते हुए भी संसद में संबोधित करने का अधिकार है? भारत का सॉलिसिटर जनरल को, भारत के अटॉर्नी जनरल को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों को। तो संसद न होते हुए भी वह संसद में संबोधित करने का अधिकार आपको भारत के अटॉर्नी जनरल को है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित चक्र का रंग कैसा होता है? जो भी लोग डिस्कशन ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन करते होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता होगा। तो मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर पार्टिसिपेट हों। गहरा नीला, सागरीय नीला और काला और उजला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है गहरा नीला। उसमें आपको 24 तिलियाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? क्षेत्रीय परिषद की स्थापना आपको 1956 में हुआ था और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और क्षेत्रीय परिषद भारत में आपको 5 से क्षेत्रीय परिषद है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना की गई थी? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ज्ञानी जैल सिंह, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी और के.आर. नारायण। तो किसके समय में किया गया था? तो यह बीबी गिरी के समय में किया गया था, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। और ज्ञानी जैल सिंह के समय 1986 में आपको वीटो का प्रयोग पहली बार किया गया था। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसा राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा
और दूसरे बार में उन्हें निर्विरोध चुना गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? 3 सूचियां है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में विषयों की संख्या वर्तमान में आपको 100 विषय है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो लोक स्वास्थ्य नहीं आता है। और राज्य सूची में आपको 61 विषय है वर्तमान में, और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। तो ये सभी विषय को भी याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्य लोक सेवा आयोग की बात अनुच्छेद 315 में है। और कितने वर्षों का इनका कार्यकाल होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 2 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? पील कमीशन के सिफारिश के बाद 5:1, 4:1, 3:1 और 2:1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 2:1। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुआ था लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में 28 दिसंबर को। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्रपाल ने कहा था। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन का अर्थ क्या होता है? सुंदर हस्तलेखन, मूर्ति कला, शिलालेखों पर नक्काशी और चित्रकला का उन्नत ढंग। तो सुलेखन का अर्थ होता है सुंदर हस्तलेखन, मतलब सुंदर लिखावट। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी के सभ्यता के दौरान मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, चनहुद्रो से और बनवाली से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि कालीबंगा से मिला है। और जूते हुए हल का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। क्वेश्चन नंबर 13, कठो उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कठो उपनिषद जो है वह किस वेद का उपनिषद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो कठो उपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इसमें 10 से 28 मंडल होता है, 10,462 ऋचाएँ होती है। सबसे बाद का वेद आपको अथर्ववेद है। गाना बजाना सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? कलिंग को मगध के क्षेत्र में मिलाया था। अशोक, उदयन, महापद्मनंद और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, महापद्मनंद ने मिलाया था। अशोक की बात करें तो अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। उदयन ने पटना शहर को बसाया था, यानी कि पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 15, किस अभिलेख में गौतम पुत्री सतकर्णी का विजय का उल्लेख है? कौन सा अभिलेख है? नासिक अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, कौशाम्बी के अभिलेख में और बेसनगर के अभिलेख में। तो गौतमी पुत्री सतकर्णी के विजय का उल्लेख आपको ऑप्शन है, यानी कि नासिक के अभिलेख में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, जील ए इलाही की उपाधि, जील ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? जील ए इलाही गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलवन और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि बलवन के द्वारा किया गया था। सीदा एवं पैबोसा भी बलवन के द्वारा ही चलाया गया था। सबसे पहले नहरों का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में मोरक्को यात्री आया था, जिन्होंने रेहला पुस्तक का विवरण किया था।
अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो बाजार नियंत्रण की प्रणाली इन्होंने दिया था और सैनिकों के नगद वेतन देने की भी बात अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल के अंतरिम सरकार की स्थापना किया था? जापान, जर्मनी, रूस और फ्रांस तक किस देश के सहायता से राजा महेंद्र प्रताप ने किया था? तो आपको जर्मनी के सहायता से किया था। जापान की बात करें तो जापान पर 1945 में 9 अगस्त और 6 अगस्त को बम गिराया गया था। 9 अगस्त को नागासाकी पर और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कंचनजंगा जो पर्वत है हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय और ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य में कौन सा चैनल अवस्थित है? मालदीव एवं मिनिकॉय के 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और ग्रेड चैनल। तो मालदीव एवं मिनिकॉय, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए करेक्ट है। मालदीव और मिनिकॉय, मिनिकॉय और मालदीव कहेगा तो आपको 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, गोकक नदी पर, गंडक नदी पर और टोंस नदी पर। तो बिहार जलप्रपात आपको ऑप्शन डी यानी कि टोंस नदी पर है। गोकक जलप्रपात श्रावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। गंडक नदी की बात करें तो यह नेपाल से निकलता है और इसकी लंबाई 434 किलोमीटर है, जिससे शालिग्राम पत्थर भी इसमें मिलता है, जिसे सदा नीर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, लाल मिट्टी के काले रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नेटाइट, लौह ऑक्साइड, पोटास और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि लौह ऑक्साइड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? कुल्सी एवं धनसिरी जो है वह किसकी सहायक नदी है? यमुना के, कृष्णा के, ब्रह्मपुत्र के और चंबल के। तक कुल्सी एवं धनसिरी आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और मांजुली द्वीप आपको ब्रह्मपुत्र पर ही है। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी के किनारे आगरा शहर बसा है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर ही है। चंबल नदी के किनारे कोटा शहर बसा है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति को केवल एक देश में है? मिशिगन झील, सुपीरियर झील, मालवीय झील और चाड झील। तो कौन सा झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि मिशिगन झील। क्वेश्चन नंबर 24, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? फॉकलैंड जलधारा का संबंध प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से और उपयुक्त में कोई नहीं। तो फॉकलैंड तो आपको अटलांटिक महासागर से। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा आपको अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? मतलब दूसरा हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1967-68 में, 1976-77 में, 1983-84 में और 1987 और 89 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 1983-84 में दूसरा हुआ था और प्रथम आपको 1967-68 में हुआ था। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है?
मन्ना दर्रा, लिपू लेख दर्रा, नीति दर्रा और नाथुला दर्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि नाथुला दर्रा जो है आपको सिक्किम में है। लिपू लेख, मन्ना और नीति ये सब आपको उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, यानी कि आरबीआई जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? अशोक स्तंभ का शीर्ष, पीपल का वृक्ष, ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाग। आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम से 1935 में हुआ था। वर्तमान में इसका गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की सक्रिया में कौन विचरण के स्थान का साधन है? बजटीय नीति, व्यापारिक नीति, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि मौद्रिक नीति है। क्वेश्चन नंबर 29, अन्नपूर्णा योजना के शुरुआत किस वर्ष किया गया था? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 1989 में, 1995 में, 2000 में और 2004 में। तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में किया गया था। 1995 की बात करें तो WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, वाईके अघल समिति का संबंध किससे है? वाईके अघल समिति का बेरोजगारी से, मुद्रास्फीति से, गरीबी से और जनसंख्या नियंत्रण से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि गरीबी से संबंधित है वाईके अघल समिति का। क्वेश्चन नंबर 31, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति प्रथम भी हैं और अभी भी वर्तमान में भी सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? रेगनर नरकस से, B.S. मिन्हास से, एडम स्मिथ से और दादा भाई नौरोजी से। तो प्लानिंग एंड पुअर किससे संबंधित है यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि B.S. मिन्हास से संबंधित है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो धन का निष्कासन पुस्तक जो था दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व विरासत संधि पर भारत किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? विश्व विरासत पर 1960 में, 1965 में, 1970 में और 1976 में। तो विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था यह बात पूछा गया। तो 1976 में इस पर हस्ताक्षर किया था। 1970 की बात करें तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी और 1965 में FCI की स्थापना हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ था। और 1960 की बात करें तो 1960 में गुजरात राज्य का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, लंदन सम्मेलन से, क्योटो प्रोटोकॉल से और वियना सम्मेलन से। तो यह किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में गुणवत्ता के दृष्टि से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? गुणवत्ता के दृष्टि से 1937 में, 1946 में, 1949 में और 1956 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि 1937 में किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1956 की बात करें तो 1956 में ONGC की स्थापना की गई थी, LIC की स्थापना की गई थी और क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36,
दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? दो निकायों के बीच उसके तापमान पर, उसकी गुप्त ऊष्मा पर, उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर, और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ये उनकी तापमान पर करता है। क्वेश्चन नंबर 37, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ग्रामोफोन के द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा, माइक्रोफोन के द्वारा, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल का उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल और नाभिकीय बल। तो निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि अपकेंद्रीय बल है। क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत चालकता का यूनिट क्या होता है? विद्युत चालकता का यूनिट क्या होता है? महो, ओम, ओम क्यू और उपयुक्त में कोई नहीं। विद्युत चालकता के मात्रक आपको महो होता है और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 40, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, उपयुक्त में कोई नहीं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? सही अवरोही क्रम कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। और ऑप्शन सी की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा। नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन, 0.3% आर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस डाटा को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में डाटा भी कभी कभी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जल गैस किसका मिश्रण है? CO + H2O, CO + H2, CO2 + CO, CO2 + H2। तो जल गैस किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO + H2। क्वेश्चन नंबर 43, रेयान का निर्माण निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? रेयान का जो निर्माण है वह किससे किया जाता है? गैसोलीन से, प्लास्टिक से, पेट्रोलियम से और सेलुलोज से। तो रेयान का निर्माण आपको सेलुलोज से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? रेडियो सक्रियता जो है निम्नलिखित में से किसका प्रमुख गुण है? तो नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, नाभिक का। रेडियो सक्रियता आपको नाभिक का प्रमुख गुण है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? अवकरण का, अपचयन का, आयनन का और ऑक्सीकरण का। तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयन का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो विटामिन ए के यकृत के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था और विटामिन ए के कमी से आपको रतौंधी और जेरोथेल्मिया बीमारी होता है। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है और विटामिन ई का नाम रेटिनॉल है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है और विटामिन ई सबसे ज़्यादा अंकुरित अनाज में पाया जाता है। और विटामिन ई के कमी से होने वाला जो रोग है आपको
जनन क्षमता की कमी होती है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी का खोज हॉलकट ने किया था। और विटामिन डी सबसे ज़्यादा हमें सूर्य की रोशनी में मिलता है। और विटामिन डी के कमी से होने वाला जो रोग है रिकेट्स और सूखा रोग है। क्वेश्चन नंबर 47, भ्रूण की आप्रोसिका किसमें सहायक होती है? भ्रूण की आप्रोसिका जो है वह किसमें सहायक होती है? श्वसन में, पाचन में, उत्सर्जन में, संरक्षण में। तो किसमें होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि वह उत्सर्जन में होती है। क्वेश्चन नंबर 48, सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है ओ ग्रुप का, ए ग्रुप का, बी ग्रुप का और ए बी ग्रुप का। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ ग्रुप का जिसका भी रक्त होता है वो सर्वदाता होता है। जिसका ए बी ग्रुप का होता है वह सर्वग्राही होता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वह किसी भी व्यक्ति से ले सकता है और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, गुणसूत्रों में होता है, गुणसूत्र में होता है डीएनए तथा लिपिड, आरएनए तथा एमिनो एसिड, डीएनए तथा प्रोटीन और आरएनए तथा शुगर। तक गुणसूत्रों में क्या होता है? गुणसूत्रों में होता है डीएनए तथा प्रोटीन। इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन। यकृत में एलानाइन अन्य अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायूरेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनिमोजेनिस, ग्लूकोएमिनोजेनिस। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, ग्लूकोनिमोजेनेसिस। तो इस तरह 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने किया गया है, वो काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से डिस्कशन किया गया है। अब आइए यहाँ से जो स्मरणीय तथ्य आज दिया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस स्मरणीय तथ्य से आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसे अच्छे से देखेंगे। आइए देखते हैं। किसके समय में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में किया गया था और 1856 लॉर्ड डलहौजी का भी शासनकाल था, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही किया गया था। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि किसने मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1858 के अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था। इन्हीं के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी, जो कि 10 मई मेरठ से इसका आगाज किया गया था। और इन्हीं के शासनकाल में दंड संहिता 1858 को बनाया गया था तथा 1859 में लागू कर दिया गया था। दंड संहिता 1858 में बनाया गया और 1859 में लागू भी कर दिया गया था। और लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में महालेखा प्रेक्षक पद का सृजन भी किया गया था, जिसे CAG कैग कहा जाता है और कैग का बात अनुच्छेद 148 में है। तो किसके शासनकाल में किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया है। इसका शासनकाल, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की बात करें तो 1856 से लेकर 1862 तक इसका शासनकाल था। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया गया था लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। प्रसिद्ध जो बहावी आंदोलन था वह किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। भारत में पहली बार जनगणना जो 1872 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। इसी के शासनकाल में 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि विभाग की स्थापना 1872 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो लॉर्ड लिटन के काल में स्ट्रेची अकाल की आयोग की स्थापना किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किसने किया था? तो पायनियर पत्रिका ने किया था।
इसी के समय में ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था जनवरी 1877 में। 1877 में केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से 19 वर्ष कर दिया गया था। किसके शासनकाल में? ये सब बात जो हो रहा है आपको लिट्टन के शासनकाल में हो रहा है। अब आइए रिपन। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो रिपन को माना जाता है। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था 1882 में। इसके शासनकाल में ही पहली बार नियमित रूप से जनगणना 1881 में हुआ था। नियमित रूप से पूछेगा तो रिपन के शासनकाल में 81 में हुआ था। इसने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु बढ़ाकर 19 से 21 कर दी। बढ़ाने का काम किसने किया है? रिपन। इसके शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था 1881 में। किसके शासनकाल में? तो रिपन के शासनकाल में किया गया था। ये सब रिपन का शासनकाल है। इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। 1882 में वह रिपन के द्वारा किया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारक कहकर संबोधित किया था। भारत के उदारक कह के संबोधित किया था। दूसरा कारखाना अधिनियम लागू 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को कर्जन के शासनकाल में हुआ था। कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित हुआ था। विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर्जन के शासनकाल में हुआ था। इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को भी पारित किया था। किसने? तो कर्जन ने पारित किया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मार्ले मिंटो एक्ट में पारित किया गया था और मार्ले मिंटो 1909 में मार्ले मिंटो द्वितीय के समय में मिंटो द्वितीय के समय में कांग्रेस सूरत अधिवेशन हुआ था जो कि 1907 में हुआ था, जिसका विभाजन कांग्रेस में 2 भागों में हो गया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बना था। लॉर्ड हार्डिंग 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी स्थापना किया था। उस समय उसको नियुक्त किया गया था। तो इस तरह आज स्मरणीय तथ्य जो दिया गया था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे फिर आपको ग्रुप डिस्कशन लाइव में शाम को। तब तक के लिए धन्यवाद।